हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं दोस्तों? चलिए एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। जैसे कि आपको ज्ञात है, आज हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास के संदर्भ में मौर्य वंश की। लेकिन मौर्य काल से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, घनानंद के बारे में। ठीक है, धनानंद के बारे में पढ़ा था कि जो नंद वंश था, नंद वंश का जो शासक था धनानंद, उसने क्या क्या किया, या हम कह सकते हैं उसके शासनकाल में क्या क्या हुआ। जैसे हम बात करते हैं मुद्रा राक्षस की रचना हुई, या इसी के समय में भारत पर जो है यूनानी आक्रमण हुआ। और यदि हम बात करें तो धनानंद के बाद हम थोड़ी सी चर्चा हमने सिकंदर के ऊपर की थी। और सिकंदर के ऊपर हमने चर्चा क्या की थी कि सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था उसे कहा गया था हाइडे स्पीच का युद्ध। और हाइडे स्पीच का युद्ध जो हुआ था वह झेलम नदी या वितस्ता नदी के किनारे हुआ था, जिसमें कि पोरस की हार हुई थी और सिकंदर की जीत होती है। अब आगे हम मौर्य वंश पर चर्चा करेंगे, लेकिन मौर्य वंश से पहले यदि हम बात करें सिकंदर की, तो यहां से प्रश्न ये भी बन जाता है, सिकंदर सिकंदर जो था वो कहाँ का रहने वाला था? तो सिकंदर यूनान का, और यूनान के भी अंदर कहाँ का, मकदूनिया का। ठीक है, यानी यह मकदूनिया का रहने वाला था। हम बात करते हैं इसके पिता की कि इसके पिता का नाम क्या था। इसके पिता का नाम था फिलिप। ठीक है, इसके पिता का नाम फिलिप था, और फिलिप जो होता है वह मकदूनिया का राजा या शासक होता है। मकदूनिया जो प्रांत पड़ता है वो यूनान में पड़ता है। ठीक है, यह जो है मकदूनिया मकदूनिया का राजा होता है, और मकदूनिया जो पड़ता है वो कहाँ पर पड़ता है? यूनान में पड़ता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्या कि सिकंदर के बारे में प्रश्न उठता है कि सिकंदर के गुरु कौन थे या गुरु कौन था। तो सिकंदर का जो गुरु था वह था अरस्तु, और अरस्तु जो था वह कौन था? यूनानी दार्शनिक था। ठीक है, सिकंदर के गुरु अरस्तु, और अरस्तु कौन थे? यूनानी दार्शनिक थे। ठीक है, यूनानी दार्शनिक थे अरस्तु, और अरस्तु जो होते हैं इसके सिकंदर के गुरु होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्या कि जो सिकंदर होता है इसका सेनापति कौन होता है? सिकंदर का सेनापति होता है सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर होता है। और यहीं पर यदि हम बात करें तो प्रश्न ये बन जाता है कि इसका जल सेनापति कौन होता है? निर्याकस। जल सेनापति निर्याकस। जल सेनापति जो होता है वह निर्याकस होता है। और यदि हम बात करें तो जैसे कि कल हमने इसके बारे में चर्चा कर ली थी और बातों को जान भी लिया था क्या कि जो सिकंदर होता है वह बचपन से ही एक सपना देखता है, और सपना देखता है विश्व विजेता बनने का। और वही अपना सपना पूरा करने के लिए, विश्व विजेता वाला सपना पूरा करने के लिए भारत आता है। और जब वह भारत आ जाता है तो भारत में भी कई प्रांतों को जीत लेता है, जैसे कंधार, काबुल वगैरह इनको जीत लेता है। और भारत में जो है झेलम नदी के पास पुरु राज्य के राजा पोरस से ये युद्ध करता है। और युद्ध करने के बाद जो है इस युद्ध का नाम दिया था हाइडे स्पीच का युद्ध, या वितस्ता का युद्ध, या झेलम का युद्ध। तो यहाँ से जो है पोरस से संधि करने के बाद ये जो है वापस चला जाता है यूनान में। और यूनान की यदि हम बात करें तो बेबीलोनिया में इसकी मृत्यु हो जाती है, और मस्तिष्क ज्वर के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु जो होती है 33 वर्ष की अवस्था में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और होता क्या है कि उस समय की बात है जिस समय के सिकंदर और पोरस के बीच संधि हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। तो उस समय से जो भारत और यूनान मतलब ग्रीक के बीच जो है व्यापारिक संबंध जुड़ जाते हैं। आगे हम बात करते हैं कि और क्या प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो अब हम सीधे सीधी बात करेंगे मौर्य वंश की। मौर्य वंश के बारे में सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं क्या कि मौर्य वंश की स्थापना किस प्रकार हुई। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना में क्या योगदान रहता है, किसका रहता है, कैसे रहता है? तो देखिए, जैसे कि आपको ज्ञात है कि अभी जो है मगध पर साम्राज्य किसका है? धनानंद का। मगध साम्राज्य को कौन चला रहा है? धनानंद। और धनानंद की यदि हम बात करें तो धनानंद या मगध के अंदर ही एक स्थान पड़ता है जिसको बोल देते हैं तक्षशिला। और तक्षशिला क्या है? एक विश्वविद्यालय, विश्व का सबसे प्राचीन विद्यालय है
तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, तो जो तक्षशिला विश्वविद्यालय होता है, तक्षशिला, इसके आचार्य होते हैं, इसके आचार्य कौन होते हैं? इसके आचार्य होते हैं चाणक्य। इसके आचार्य होते हैं चाणक्य, और चाणक्य का दूसरा नाम मिलता है विष्णुगुप्त। चाणक्य का दूसरा नाम मिलता है विष्णुगुप्त, और विष्णुगुप्त की यदि हम बात करें तो इनका एक और नाम मिलता है जिसको कह देते हैं हम कौटिल्य। ठीक है, ये नाम मिलता है किसका? आचार्य चंद्रगुप्त, मतलब चाणक्य का या विष्णुगुप्त का। तो देखिए होता क्या है, मगध के एक बार ये दरबार में जाते हैं चाणक्य, जब चाणक्य दरबार में जाते हैं धनानंद के, तो धनानंद जो होता है ना, इनका घोर अपमान कर देता है। जब धनानंद इनका घोर अपमान कर देता है, किसका? चाणक्य का। तो चाणक्य क्या काम करते हैं, इनको ना बहुत गुस्सा आता है और ये बहुत ही अपमानजनक स्थिति में आ जाते हैं, और तभी एक प्रतिज्ञा, एक सौगंध लेते हैं, क्या कि घनानंद मैं तेरे साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा दूंगा। और इनके ना ये आगे से गंजे से होते हैं और पीछे को चोटी होती है इनकी, है ना, तो ये अपनी चोटी में क्या लगा लेते हैं? गांठ लगा लेते हैं, और वहां से जो है प्रतिज्ञा लेकर के चल पड़ते हैं कि घनानंद तेरे साम्राज्य के मैं ईंट से ईंट बजा डालूंगा। इसके बाद क्या होता है, अंततः बात ये आती है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो होता है, चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से ये जो है मगध की गद्दी पर से जो है धनानंद को हटवा दे, मतलब धनानंद की हत्या करा देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य हत्या कर देता है धनानंद की, और धनानंद की हत्या के बाद सीधा सीधा मगध की गद्दी पर मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो देखिए होता क्या है, यहाँ पर बहुत सारे मतभेद मिलते हैं, और बहुत सारे किताबों में अलग अलग विद्वानों ने लिखा क्या कि चंद्रगुप्त मौर्य जो होता है ना, वह एक बालक होता है। और बालक के यदि हम बात करें तो आप लोग जानते हैं कि हर बालक में एक अलग तरह की बुद्धि, अलग तरह की सोच और अलग तरह का टैलेंट होता है। तो ये जो है सभी बच्चों में अलग होता है, अनोखा होता है। तो इसकी बुद्धि को कई बार परखा जाता है। बुद्धि को परखने के बाद इसकी बहुत सारी परीक्षाएं ली जाती है चंद्रगुप्त मौर्य की चाणक्य के द्वारा, और ऐसे भी बताया जाता है कि इसको जो है एक डाकू से खरीदा जाता है। तो ये सारी बातें आती रहेंगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज मौर्य वंश की। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, देखिए एक लाइक एवं सब्सक्राइब तो बनता ही है हमारा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम किसकी? मौर्य वंश की या मौर्य साम्राज्य की। तो देखिए मौर्य साम्राज्य, सबसे पहले हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के टाइम को लेकर के। तो मौर्य साम्राज्य का जो टाइम है वो 323 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व है। ठीक है, यानी इसका टाइम, टाइम कह दें या काल कह दें, काल या टाइम क्या है, मैंने अभी बताया आपको क्या, 323 ईसा पूर्व से 185, 323 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व, इसका टाइम हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य का संस्थापक की। तो इसका जो संस्थापक था वह कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है भाई, यानी जब मौर्य साम्राज्य का संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। और यदि हम बात करें मौर्य साम्राज्य के स्थापना का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? वो चाणक्य को जाता है, यानी विष्णुगुप्त को। ठीक, उसके बाद प्रश्न क्या बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य, चाणक्य की सहायता से मगध की गद्दी पर बैठता है, बैठता है या बैठा है। इसके बाद क्या प्रश्न बनता है? तो देखिए ऐसा होता है, थोड़ी कहानी में बता देता हूँ क्या, कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य जो है ना बहुत प्रयास करते हैं धनानंद को मारने का, लेकिन होता क्या है, ये प्रयास इनके हर बार जो है असफल रहते हैं। फिर क्या होता है
कि एक बार जो है ना ये राज्य से गुजर रहे होते हैं, दोनों भेष बदल के साधु के भेष में गुजर रहे होते हैं। तो एक खेल करने वाला खेल दिखा रहा था और जहाँ पर बहुत सारे लोग खेल देख रहे थे, तो ये भी छिप करके खेल देख रहे थे। और खेल देखने के पश्चात इन्होंने देखा थोड़ी दूर जाने के बाद क्या कि एक माँ अपने बच्चे को पोहे खिला रही थी, और पोहे जब खिला रही तो बच्चा क्या कर रहा था, उस पोहे में बीच में उंगली डालता था और खाता था, तो उसका मुंह भी जलता था और हाथ भी जल जाता था। तब वह औरत क्या कहती है कि तू इस तरह से जो कर रहा है ये बहुत बड़ी मूर्खता कर रहा है। जिस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य है और चाणक्य मूर्खता कर रहे हैं, उसी तरह से तू मूर्खता कर रहा है। अगर तुझे पूरा पुआ खाना है और इसका मजा लेना है तो इसे किनारों से थोड़ा थोड़ा करके खा। तब जो है चाणक्य के दिमाग में ये बात फंस जाती है। होता क्या है, ये लोग जो है ना डायरेक्ट धनानंद पर या उसके महल पर आक्रमण करते थे, ठीक है, और कोई नीति नहीं बनाते थे। तो यहाँ से ये असफल हो रहे थे। फिर इस बात को चाणक्य अपने मस्तिष्क में बिठा लेते हैं, और फिर होता क्या है कि धनानंद का एक वो होता है अमात्य सेनापति, उसको जो है ये अपनी तरफ कर लेते हैं और बहुत सारी कूटनीतियों को अपनाते हैं और धीरे धीरे इसके साम्राज्य की जड़ों को हिलाते हैं और फिर धनानंद की मृत्यु करते हैं। फिर यदि हम बात करें तो प्रश्न ये भी बनता है कि 1000 करसा पर्ण में, 1000 करसा पर्ण मुद्रा में जो है एक शिकारी से खरीदा था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने, ठीक है। तो करसा पर्ण या पर्ण, पर्ण जो होता था चांदी का रुपया होता था, और मौर्य कालीन साम्राज्य की जो प्रचलित मुद्रा थी उसको पर्ण कहा जाता था या करसा पर्ण, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्या कि जो हमारा मौर्य साम्राज्य है या मौर्य वंश है, इसकी जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? तो चाणक्य या कौटिल्य द्वारा रचित एक पुस्तक है जिसको कह दिया जाता अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र से हमें मौर्य साम्राज्य की या मौर्य वंश की या धनानंद के अंत की जो है जानकारी प्राप्त होती है। जानकारी अर्थशास्त्र से, ठीक है। और यदि हम बात करें अर्थशास्त्र के लेखक की, तो इसके जो लेखक हैं उनका नाम है चाणक्य, या इनका ही नाम मिलता है विष्णुगुप्त। अभी हमने जाना भी था विष्णुगुप्त, या इन्हीं को हम कह देते हैं क्या, कौटिल्य कह देते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में कि क्या क्या प्रश्न यहाँ से और बन सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो ये बनता है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल को लेकर के कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो शासन किया वह कब तक किया। तो 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया, यानी इसका जो टाइम था वो था 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। आगे हम बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था इसकी माता का नाम क्या था, ठीक है। इसकी माता का नाम जो था वो मुर्रा था। इसकी माता का नाम मुर्रा था, और मुर्रा होने के कारण ही चंद्रगुप्त के नाम पर क्या लगा, मौर्य लगा, ठीक है। और यदि हम बात करें तो ऐसा बताया जाता है कि मुर्रा जो थी ये दासी थी, और दासी किसकी थी? धनानंद की दासी थी। धनानंद की दासी थी। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनता है कि भारत का प्रथम ऐतिहासिक शासक किसे कहा जाता है। तो भारत का प्रथम ऐतिहासिक शासक जो कहा जाता है वह चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है, यानी भारत का प्रथम ऐतिहासिक शासक, भारत का प्रथम ऐतिहासिक शासक किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। फिर प्रश्न ये बनता है कि भारत का प्रथम मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। तो इसे भारत का प्रथम मुक्तिदाता कहा जाता है। अब जरा समझे कि इसे भारत का प्रथम मुक्तिदाता क्यों कहा जाता है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब सिकंदर भारत आया था तो सिकंदर ने भारत के कई प्रांत जीते थे, और उन प्रांतों को जीतने के बाद ये क्या कर देता, अपना गवर्नर या प्रतिनिधित्व या छत्रप नियुक्त कर देता था, और जब यहाँ से चला गया था तब भी नियुक्त करके गया था। तो ये जो यूनानी होते थे, जो सिकंदर के छत्रप होते थे यानी प्रतिनिधित्व होते थे, तो ये क्या काम करते थे, सिकंदर के गवर्नर भारतीयों पर बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे, और भारतीयों पर अत्याचार जब कर देते थे और जैसे ही
चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के साम्राज्य की बागडोर संभाली, तो इसने क्या काम करा, उन विदेशियों को, उन विदेशी यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सिकंदर के गवर्नर थे उनको जो है यहाँ से मार खदेड़ा, यानी भारत से भगा दिया, भारत से बाहर निकाल दिया। इसलिए इसे जो है भारत का प्रथम मुक्तिदाता कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। आगे और क्या प्रश्न बनते हैं? प्रश्न यह बनते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था वह कौन था? प्रधानमंत्री। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था वह इसके गुरु ही थे, जिसका नाम था चाणक्य। चाणक्य कहते, कौटिल्य कहते हैं, विष्णुगुप्त कहते हैं, बात एक ही मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के और भी कई नाम मिलते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अन्य नाम। तो अन्य नाम में एक नाम तो मिलता है इसका सैंड्रोकोटस और दूसरा मिलता है एंड्रोकोटस, यानी सैंड्रोकोटस और एक मिलता है एंड्रोकोटस। तो ये जो दो नाम मिलते हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम मिलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रश्न ये भी बन जाता है सैंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस जो कहा था चंद्रगुप्त मौर्य को, किसने कहा था? तो एक ये जो कहा था प्लूटर ने कहा था। ठीक है, या हम कहें प्लूटार्क ने इसको कहा था सैंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस। उसके बाद यदि हम बात करें तो यूनानी इतिहासकारों ने जो है इसे जस्टिन भी कहा है। मैं लिख देता हूं, यूनानी इतिहासकारों ने इसे जो कहा है वो क्या कहा है? तो यूनानी इतिहासकारों ने इसे स्ट्रैबो, जस्टिन या एडियन कहा। फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे कि आपको ज्ञात है जब सिकंदर की मृत्यु हो जाती है यूनान में, बेबीलोनिया में, तो यूनान में उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष होता है और उत्तराधिकारी के लिए जो बहुत लंबे समय तक संघर्ष होता है। और संघर्ष की यदि हम बात करें तो एंटीगोनस और सेल्यूकस के बीच संघर्ष होता है, मतलब युद्ध। तो एंटीगोनस इसमें हार जाता है और सेल्यूकस जो है इसमें जीत जाता है, यूनान का शासक बन जाता है। और सेल्यूकस जीतने के बाद अपनी उपाधि रख देता है निकेटर, और निकेटर का शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। फिर क्या होता है कि इधर जो है 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के मध्य युद्ध होता है। अब युद्ध होने से पहले क्या हो रहा होता है कि जो सेल्यूकस निकेटर होता है वह जो है भारत की तरफ आना चाहता है युद्ध लड़ने के लिए, लेकिन चाणक्य और उसके गुप्तचरों के द्वारा जो है इनको पता मिल जाता है, किनको? चंद्रगुप्त मौर्य को और चाणक्य को। तो होता क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य यूनान पहुंच जाता है सेल्यूकस निकेटर से युद्ध करने के लिए, और जब पहुंच जाता है तो वहां पर जो है सेल्यूकस निकेटर को बहुत बुरी तरह से पराजित करता है। और जब पराजित हो जाता है सेल्यूकस निकेटर, तब इन दोनों के बीच संधि होती है। और उस संधि के माध्यम से क्या होता है कि जो सेल्यूकस निकेटर होता है वह अपनी पुत्री हेलेना, या इसका दूसरा नाम मिलता है कार्नेलिया, हेलेना और कार्नेलिया के साथ जो है यह विवाह कर देता है। ठीक है, तो मैं कुछ बातें यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, कि जो सेल्यूकस निकेटर होता है यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध, चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के मध्य 305 ईसा पूर्व में युद्ध होता है और उस युद्ध में पराजित होता है कौन? सेल्यूकस। पराजित होता है कौन? सेल्यूकस। जब सेल्यूकस पराजित हो जाता है तो इनके बीच क्या होती है? संधि होती है। इनके बीच संधि होती है, और संधि में क्या होता है आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं आगे लिखता हूं। क्या प्रश्न बनता है कि निकेटर ने संधि के दौरान अपनी पुत्री हेलेना या इसका नाम मिलता है कॉर्नेलिया, हेलेना या कॉर्नेलिया का विवाह किसके साथ किया? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। फिर होता क्या है, जब इसके साथ विवाह कर देता है, और यदि हम बात करें
तो ये भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह था, यानी भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह था, या हम कहते हैं भारत की पहली विदेशी दुल्हन कौन थी? हेलेना। ठीक है, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह, या हम बात करें दुल्हन की पहली, भारत की पहली विदेशी दुल्हन, तो पहली विदेशी दुल्हन जो थी वह कौन थी? कॉर्नेलिया या हेलेना। इसके बाद क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को जो है दहेज में 4 प्रांत दे दिए जाते हैं, और उन 4 प्रांतों की यदि हम बात करें तो काबुल हो गया, कांधार हो गया, बलूचिस्तान हो गया और हेरात होता है। ठीक है, यानी दहेज में 4 प्रांत दे दिए जाते हैं। कौन कौन से? काबुल, कांधार, हेरात और बलूचिस्तान। ये 4 प्रांत जो होते हैं इसको जो है दहेज में दे दिए जाते हैं। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। और यदि हम बात करें तो यहाँ पर इनके जो है उस समय नाम क्या क्या थे इनके? ये तो बाद में नाम बने थे, काबुल, कांधार, बलूचिस्तान और हेरात। उस समय 305 ईसा पूर्व की यदि हम बात करें तो इनके नाम थे पेपरोनिया, अकोसेनिया, जेंड्रोसिया और एरिया। ठीक है, तो इनके नाम भी मैं चलो लिख देता हूँ यहाँ पर। जब बात आ गई तो काबुल का नाम क्या होता है? पैरोपेसियाई, या पैरोपेसियाई होता है। और वहीं पर कांधार की यदि हम बात करें तो ओकोसिया इसका नाम होता है, आकोसिया उस समय इसका नाम होता है। और यदि हम बात करें हेरात की तो हेरात का नाम होता है जेंड्रोसिया, इसका नाम होता है जेंड्रोसिया। और यदि हम बात करें किसकी? बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान का जो नाम होता है वह जेंड्रोसिया नाम होता है इसका नाम होता है जेंड्रोसिया। और इसका नाम एरिया होता है। ठीक है, हेरात का नाम क्या होता है? एरिया। आगे और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं? कई किताबों में लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में 500 हाथी दिए। किसने? सेल्यूकस निकेटर। लेकिन गलत है, जब इतना सब कुछ सेल्यूकस निकेटर दे रहा है, किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को, तो चंद्रगुप्त मौर्य भी बदले में कुछ देता है। किसको? अपने ससुर को। किसको? सेल्यूकस निकेटर को क्या देता है? 500 हाथी देता है। ठीक है, यानी निकेटर को मौर्य निकेटर को 500 हाथी देता है या देते हैं। फिर आगे क्या प्रश्न बनता है? जो मैगस्थनीज होता है, सेल्यूकस निकेटर के यहाँ एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है मैगस्थनीज। और मैगस्थनीज जो होता है वो सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया था। किस लिए भेज दिया था? अब यदि हम बात करें भारत की, तो भारत में भाषा बोली जाती है हिंदी। और उस समय जो हेलेना थी, कॉर्नेलिया थी, इसको हिंदी आती नहीं थी। तो एक तो इस माध्यम से, दूसरा राजदूत के माध्यम से मैगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो प्रश्न बनेगा सीधा सीधा कि मैगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया? तो मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इसके दरबार में भारत आया। लिख रहे हैं हम मैगस्थनीज मौर्य के दरबार में आया। और आया जो था वो क्या बनकर आया था? राजदूत बनकर के आया था। उसके बाद प्रश्न मिलता है क्या कि मैगस्थनीज जब भारत आया तो भारत में घूमा फिरा, देखा भाला, इसने जो है पुस्तक की रचना की और उस पुस्तक का नाम मिलता है इंडिका। तो मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। पुस्तक का नाम लिख देता हूं मैं, पुस्तक का नाम है इंडिका। इंडिका मतलब इंडिया के बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है। ठीक, फिर प्रश्न क्या बनता है? यहाँ पर प्रश्न बनता है कि भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में जो राजदूत नियुक्त हुआ था उसका नाम क्या था? मैगस्थनीज। आगे यदि हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। और यदि हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में 312 ईस्वी से
312 ईस्वी में इसके शासनकाल में 12 वर्ष का क्या पड़ा था, अकाल पड़ा था। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ क्या, सबसे पहले लिख देता हूँ इसकी राजधानी। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। और इसके शासनकाल में 12 वर्ष का क्या पड़ा, अकाल पड़ा। और यदि अकाल की हम बात करें तो ये पड़ा था सीधा सीधा 312 ईसा पूर्व में। ठीक है, 312 ईसा पूर्व में अकाल पड़ा था। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद चलते हैं हम आगे यदि हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 300 ईसा पूर्व में जो था वो प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 300 ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ। और आयोजन की यदि हम बात करें तो ये कहाँ पर हुआ, पाटलिपुत्र में। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ। और आयोजन की यदि हम बात करें तो इसका टाइम मिलता है 300 ईसा पूर्व। और यदि हम बात करें इसके स्थान की तो कहां पर हुई है, पाटलिपुत्र में इसका आयोजन हुआ। फिर प्रश्न क्या बनता है यहाँ से कि जो चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का एक गवर्नर होता सौराष्ट्र का, और सौराष्ट्र के गवर्नर का नाम होता पुष्यगुप्त बेस्य। इसको यह आदेश देते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर पुष्यगुप्त बेस्य जो है सौराष्ट्र में एक झील का निर्माण कराता है जिसका नाम होता है सुदर्शन झील। और इस सुदर्शन झील से पहली बार जब नहर निकाली जाती है तो वो किसके द्वारा निकाली जाती है, अशोक के द्वारा। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर, और गवर्नर कौन होता है, पुष्यगुप्त बेस्य। और ये जो गवर्नर होता है ये कहाँ का होता है, सौराष्ट्र का। और सौराष्ट्र में जो है ये चंद्रगुप्त के आदेश से एक झील का निर्माण कराता है जिसका नाम है सुदर्शन झील का निर्माण कराता है। और यदि हम बात करें सुदर्शन झील से पहली बार या पहली नहर जो निकाली जाती है वह किसके द्वारा निकाली जाती है, अशोक के द्वारा पहली नहर का निर्माण करा दिया जाता है। फिर यदि हम बात करें तो प्रश्न ये बनता है जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के यदि हम बात करें टाइम की तो 298 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो जाती है, शासन रहता है। 298 ईसा पूर्व में क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो होता है यह जैन मुनि भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चले जाते हैं और कर्नाटक के श्रावण बेलगोला में इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। यदि हम मृत्यु की बात करें तो संलेखना पद्धति से जो है इनकी मृत्यु होती है। और ये मृत्यु कैसी होती है, जैसे हम कहते हैं संथारा जैन धर्म की पद्धति, और संथारा को ही क्या कह दिया जाता है, संलेखना पद्धति। और संलेखना पद्धति का सत्य प्लस लेखना, सत्य का मतलब अच्छा, लेखना का मतलब कर्म, यानी अच्छे कर्मों को जीवन में करना चाहिए। हम कह सकते हैं कि उपवास के माध्यम से इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। तो मैं लिख देता हूं कि 298 ईसा पूर्व में ये कहाँ चले जाते हैं, भद्रबाहु, जैन मुनि भद्रबाहु के साथ कर्नाटक, जैन मुनि भद्रबाहु के साथ कहा चले जाते हैं, कर्नाटक चले जाते हैं। और यदि हम बात करें तो कर्नाटक के श्रावण बेलगोला में चले जाते हैं। और यहाँ पर जो है इनकी जो है संलेखना पद्धति के द्वारा ये अपने देह का त्याग कर देते हैं। संलेखना पद्धति द्वारा अपनी देह मतलब शरीर का त्याग कर देते हैं, या हम कहते हैं इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु की यदि हम बात करें तो संलेखना पद्धति या संतारा पद्धति के द्वारा उपवास के माध्यम से इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर प्रश्न ये बनता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इन्होंने किस धर्म को अपनाया था, जैन धर्म को अपनाया था। या हम कहते हैं कि जैन धर्म की दीक्षा इन्होंने किससे ली थी, भद्रबाहु से। तो इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा और ये किससे ली थी, भद्रबाहु से। भद्रबाहु जो होते हैं वो जैन मुनि होते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न क्या बनेगा
कि जो पाटलिपुत्र होती है चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी, इसको मेगस्थनीज ने क्या कहा था? पालिम्बोथरा। पाटलिपुत्र को, और पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी, इसको मेगस्थनीज ने पालिम्बोथरा कहा था। तो मैं लिख देता हूं, मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को क्या कहा था? पालिम्बोथरा कहा था। तो यहां से भी आपका प्रश्न बन सकता है। फिर प्रश्न क्या बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को भारतीय इतिहास का महान सम्राट कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को भारतीय इतिहास का महान सम्राट कहा जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, महान सम्राट। फिर आगे प्रश्न क्या बनेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो शासन किया था, कितने टाइम तक किया था? 25 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। फिर यहीं से प्रश्न बन जाता है इनके पुत्र को लेकर के कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था उसका नाम होता है बिंदुसार। ठीक है, क्या नाम होता है? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र होता है बिंदुसार। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद चलते हैं हम आगे। अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार की। ठीक है, तो देखिए बिंदुसार की यदि हम बात करें तो सबसे पहला प्रश्न बनता है इसके टाइम को लेकर के। इसका पीरियड जो था वह था 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है, वहीं से इसका टाइम शुरू हो जाता है 273 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो इसका जो टाइम होता है यानी कालक्रम होता है 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व, इसका जो है ये टाइम होता है शासन करने का। उसके बाद यदि हम बात करें बिंदुसार की, तो बिंदुसार के पिता का नाम आपको याद ही होगा। इसके पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। और यदि हम बात करें इसकी माता के नाम की, तो इसकी माता का नाम था दुर्धरा इसकी माता का नाम मिलता है, दुर्धरा इसकी माता का नाम मिलता है। फिर आगे और क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम या उपनाम भी मिलते हैं, जिसे यूनानी इतिहासकारों ने इसके अन्य नाम दिए, अमित्रवाद, अमित्रघात या मित्रोकेटस। ठीक है, तो इसके अन्य नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूं, अन्य नाम अमित्रघात या अमित्रवाद, या फिर नाम मिलता है इसका सीधा सीधा अमित्रोकेटस, जिनका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है? शत्रुओं को खा जाने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला या शत्रुओं को खा जाने वाला। ठीक है, शत्रुओं को खा जाने वाला। उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनता है बिंदुसार के बारे में कि बिंदुसार जो है ना अपने साम्राज्य का ज्यादा विस्तार नहीं करता है, बल्कि परिवार विस्तार करता है, यानी अपने परिवार का ये विस्तार करता है। तो विस्तार किस चीज का करता है? विस्तार परिवार का विस्तार करता, साम्राज्य का विस्तार नहीं करता। यदि हम बात करें तो बिंदुसार के पुत्रों की संख्या, इसके जो पुत्र होते हैं ऐसा बताया जाता है इसके 101 पुत्र होते हैं, और 101 पुत्रों में जो सबसे बड़ा पुत्र होता है वह होता है सुसीम, और जो मझले नंबर का पुत्र होता है उसका नाम होता है अशोक। ठीक है, तो बड़े पुत्र का नाम क्या मिलता है? सुसीम, और जो मझला पुत्र होता है उसका नाम मिलता है क्या? अशोक। तो मुख्य रूप से ये 2 पुत्र तो होते ही हैं और 101 पुत्र होते हैं, लेकिन ये ज्यादा इतिहास में पूछे जाते हैं, चर्चा में रहते हैं। फिर यदि हम बात करें तो यहाँ से प्रश्न क्या बनता है कि भारत का प्रथम सिजेरियन शासक किसको कहा जाता है? तो वह बिंदुसार को ही कहा जाता है। भारत का प्रथम सिजेरियन शासक कौन मिलता है? बिंदुसार मिलता है। आगे यदि हम बात करें तो प्रश्न क्या मिलेगा क्या कि जो बिंदुसार था, बिंदुसार ने क्या काम किया? यूनान यदि हम बात करें तो यूनान में मुख्यतः सीरिया,
तो बिंदुसार ने यूनान यानी सीरिया के शासक को एक पत्र लिखा था और उस पत्र के दौरान इसने 3 चीजें मांगी थी सीरिया के शासक से। और वह 3 चीजें कौन कौन सी मांगी थी? एक तो मांगी थी विदेशी मीठी शराब, ठीक है, और दूसरी मांगी थी सूखे अंजीर यानी मेवे, और तीसरी बाहर से मांगे थे क्या? दार्शनिक। यदि हम बात करें तो जो सीरिया का शासक होता है वह इनकी बातों को एक्सेप्ट करता है, कहता है भाई चलो ठीक है, मीठी शराब, विदेशी मीठी शराब दे देंगे, मीठे मेवे दे देंगे। दार्शनिक, दार्शनिक को देने से मना कर दिया। सीरिया के शासक ने कहा कि हम दार्शनिक को नहीं देंगे, क्योंकि दार्शनिक जो होते थे वहां के एक तरह से कह सकते हैं सम्मानजनक व्यक्ति होते थे। बल्कि इसने क्या करा, मीठे मेवे दे दिए, मीठी शराब दे दी, लेकिन दार्शनिक के स्थान पर इसने एक राजदूत दे दिया। और राजदूत की यदि हम बात करें तो राजदूत का नाम मिलता है डाइमेकस। और डाइमेकस की यदि हम बात करें तो डाइमेकस जो पुत्र था वह मेगास्थनीज का ही पुत्र था, ठीक है। तो इसने पत्र लिखा, किसने? बिंदुसार ने, यानी मैं यहाँ पर लिख देता हूं, बिंदुसार ने पत्र लिखा। और पत्र किसे लिखा? सीरिया के शासक को, सीरिया के शासक को। और 3 चीजें मांगी, 3 चीजें मांगी। कौन कौन सी मांगी? नंबर 1 विदेशी मीठी शराब, ठीक है। नंबर 2 मीठे मेवे, मीठे मेवे। और नंबर 3 मांगा था दार्शनिक। और यदि हम बात करें तो मीठी शराब भी दे दी, मेवे भी दे दिए, दार्शनिक नहीं दिया, बल्कि इसके स्थान पर, इसके स्थान पर उन्होंने क्या दिया? राजदूत दिया, एक राजदूत, राजदूत। और राजदूत का नाम मिलता है डाइमेकस, डाइमेकस, डाइमेकस राजदूत को भेज दिया। और यदि हम बात करें डाइमेकस की, तो डाइमेकस का जो पिता होता है वह मेगास्थनीज ही होता है, डाइमेकस या डाइमेकस, इसके पिता का नाम, इसका पिता मैं यहाँ को लिख देता हूँ, पिता, पिता जो होते हैं वह कौन होते हैं? मेगास्थनीज होते हैं। आगे और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं बिंदुसार के संदर्भ में, तो इनको भी हम जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? कि बिंदुसार के शासन काल में, या हम बात करें बिंदुसार के शासन के अंतिम समय में, तक्षशिला में 2 विद्रोह होते हैं। और यदि हम बात करें तो उन विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा जाता है? सुसीम को भेजा जाता है। और सुसीम को यदि हम बात करें तो सुसीम जो है असफल होता है, लेकिन अशोक जो होता है तक्षशिला के दोनों विद्रोह को दबाने में क्या हो जाता है? सफल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अशोक के अंदर भी एक चेष्टा, एक लालसा, एक इच्छा बन जाती है किसकी? शासक यानी राजा बनने की। उसके बाद यदि हम बात करें जो बिंदुसार था, बिंदुसार ने जो धर्म अपनाया था वह कौन सा धर्म अपनाया था? तो बिंदुसार की यदि हम बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था। और जैन धर्म की किस शाखा को अपनाया था? दिगंबर। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दिगंबर शाखा को अपनाया था। और यदि हम बात करें तो बिंदुसार ने आजीवक, ठीक है, आजीवक, या हम बात करें मोगली पुत्र तिस से जो है जैन धर्म की दीक्षा ली। और यदि हम बात करें अशोक की, तो अशोक प्रारंभ में शैव धर्म का अनुयायी था और बाद में बौद्ध धर्म का उपासक बना था। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि क्या लिखता हूँ कि जो आपका बिंदुसार होता है वो आजीवक यानी स्थापना मोगलीपुत्र तिस के द्वारा आजीवक धर्म का उपासक होता है, आजीवक का उपासक होता है। और यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना कौन करता है? मोगली पुत्र तिस। आगे जो हम बात करेंगे वह बात करेंगे अशोक को लेकर के, ठीक है। तो अशोक पर क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं ये चर्चा करेंगे हम कल। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे चाहूंगा विदा। और हाँ सुनो, यदि आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक करो, और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दो। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद।